हेलो स्टूडेंट, ईएडी परिवार में आर के रमन एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते। चलिए विद्यार्थियों, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के प्रकार। इंडक्शन मोटर के प्रकार। तो देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के क्या क्या प्रकार होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें देखना है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के प्रकार। सबसे पहला हम लोग देखते हैं यहां स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, तो इसमें कैपेसिटर नहीं रखेंगे, इसमें हम दो बाइंडिंग रखते हैं विद्यार्थियों। एक बाइंडिंग होती है मेन बाइंडिंग, एक बाइंडिंग होती है एक्सिलरी या स्टार्टिंग बाइंडिंग, और ये लगा होता है यहां पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये होता है यहां पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच। यहां एक्सिलरी बाइंडिंग का प्रतिरोध है, ये मेन बाइंडिंग का प्रतिरोध हमने ले लिया। यहां पर सप्लाई दिया हमने, तो यहां पर धारा है मेन धारा और इसमें है एक्सिलरी। ये हमने रोटर को बना दिया वही केस टाइप जो नॉर्मल बनाते थे। इसमें विद्यार्थियों आपको देखिए ध्यान क्या रखना है कि जो मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग में उच्च प्रेरक उच्च इंडक्टेंस होता है, उच्च इंडक्टेंस होता है, और एक्सिलरी वाइंडिंग में कम। और एक्सिलरी वाइंडिंग में कम इंडक्टेंस होता है। कुल मिलाकर यहां एक रेशियो होता है कि हमेशा आर ए अपॉन में एक्स ए का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो आर एम अपॉन एक्स एम के अनुपात से ज्यादा होगा। यानी कि यहां से ये पता चलेगा आपको कि ये कम है और ये ज्यादा है। अब देखिए, हमने इंडक्टेंस को तो लिख लिया, फिर ये भी याद रखेंगे कि मेन वाइंडिंग में प्रतिरोध, मेन वाइंडिंग में प्रतिरोध कम होता है तथा एक्सिलरी वाइंडिंग में प्रतिरोध अधिक होता है। अब इसमें जब हम वर्किंग की बात करते हैं, हम लिखते हैं कि जब सप्लाई को जोड़ा जाता है तथा मेन और स्टार्टिंग वाइंडिंग में, मेन और स्टार्टिंग वाइंडिंग में फ्लक्स उत्पन्न होते हैं,
मेन वाइंडिंग में तथा मेन और स्टार्टिंग वाइंडिंग में दो फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। इन दोनों फ्लक्स की मदद से मोटर घूमना शुरू कर देता है। जब मोटर 60 से 70% गति प्राप्त कर लेता है तो स्विच को खोल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो स्विच को खोल देते हैं तथा मोटर अब मात्र मेन वाइंडिंग पर ही चलेगा। मेन वाइंडिंग पर ही चलेगा। मोटर अब मात्र मेन वाइंडिंग पर ही चलेगा। अब देखो, यदि स्विच को ना खोलें, यदि स्विच को ना खोलें तो यदि स्विच को ना खोले तो एक्सिलरी वाइंडिंग में लगातार धारा बहेगी और हानि होती रहेगी। इस हानि के कारण मोटर गर्म होगा तथा जलना मतलब पानी नहीं है, जल जाना तथा जल भी सकता है। तो क्या है, शुरू में दोनों वाइंडिंग जुड़ी होनी चाहिए, लेकिन जब ये 60-70% स्पीड को प्राप्त कर लेगा उस समय ये वाइंडिंग को हटा देना चाहिए। नहीं हटाएंगे तो धारा बहती रहेगी। वैसे भी प्रतिरोध ज्यादा है स्टार्टिंग वाइंडिंग का, तो ये गर्म होकर जलेगा। आपको विद्यार्थियों ये ध्यान देना है कि अगर मैं ये कह रहा हूं ये मेरे लिए टॉर्क है, तो विद्यार्थियों ये मेरे लिए विशेषता तब है, ये मेरे लिए विशेषता है कब, जब मात्र मेन वाइंडिंग है। तो मेन वाइंडिंग में तो सेल्फ स्टार्ट होता नहीं, तो ये है सिर्फ मेन वाइंडिंग के लिए। ओके, लेकिन जब शुरुआत दोनों वाइंडिंग से होती है तो शुरुआत दोनों वाइंडिंग से देखिए कहानी ये होगी कि टॉर्क अच्छा होगा, टॉर्क होगा अपना, चलता गया मोटर, चलता गया और यहां पर एक बिंदु हम लिख लेते हैं 60, लगभग, ये एग्जैक्ट नहीं है भाई, लगभग 60% गति पर। कई बार की किताब में 75 दिया, टेंशन मत लेने का अपना। तो यहां जाकर ये जो स्विच है, जो यहां पर स्विच है उसे खोल देंगे। स्विच को क्या करेंगे, हम खोल देंगे। स्विच को खोलेंगे तो ये कब है, ये मेन प्लस एक्सिलरी दोनों पर है। स्विच को खोलते हैं तो हल्का सा झटका मोटर लेगा और फिर यही अपना गति को पकड़ लेगा। ओके जी, ये इसकी आ जाती है विशेषता, ये बनती है इसकी विशेषता। अब एक ध्यान और देना है कि यदि हम ये ले लें कि ये है सप्लाई वोल्टेज, ये सप्लाई वोल्टेज, तो यहां इंडक्टेंस ज्यादा है, इंडक्टेंस ज्यादा अगर होगा तो ये Im ये है, इसमें इंडक्टेंस कम है तो आइए देखिए यहां पास में है, आइए यहां पर पास में है। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड, ये पूछ लेता है एग्जाम में,
दोनों, ये क्या है, रिजल्टेंट करंट, यहां जो धारा है ना ये बनता है आई, राइट ना, और ये एंगल बनता है देखिए पावर फैक्टर एंगल। तो यहां दो लाइनें मैं लिखूंगा, इन पॉइंट को आप समझ जाइएगा। देखिए दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से लगभग 90 डिग्री कोण पर की जाती है। ये एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर की जाती है। इसका यह मतलब नहीं कि दोनों करंट या दोनों फ्लक्स के बीच में एंगल 90 है, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों बाइंडिंग यानी एक ऐसे हैं तो एक ऐसे हैं, तो दोनों एक दूसरे से लगभग 90 कोण पर की जाती है। अगर हम लोग, ये है थ्योरेटिकली, अगर हम लोग प्रैक्टिकली 90 डिग्री कोण से कम ही होता है, प्रैक्टिकली 90 डिग्री कोण से कम ही होता है। फिर यहां ये याद रखिएगा कि दोनों चुंबकीय क्षेत्र, या तो दोनों धारा लिख लो, दोनों धारा कौन सी, एक मेन में और एक एक्सिलरी में, दोनों चुंबकीय क्षेत्र के बीच लगभग 30 डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री कोण बनता है। एक बिंदु और लिख सकते हैं, देखिए आई ए तथा आई एम के बीच में लगभग 30 डिग्री कोण होता है। किसके लिए लिखा है ये हमने, स्प्लिट फेज के लिए। फिर देखिए इसके चलने की गति को बदलने के लिए या तो वेन वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलते हैं या फिर एक्सिलरी वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं बदलते हैं। फिर चलेंगे, देखिए इसमें पुल आउट टॉर्क 2.5 गुना होता है, स्टार्टिंग धारा 7 से 8 गुना होता है, स्टार्टिंग धारा 7 से 8 गुना तक। अब देखो ये करने को आप इसे कहीं, देखिए करने की एक अलग बात है, जैसे हम लोग ग्राइंडर हैं तो ग्राइंडर में करने को हम यूनिवर्सल करते हैं, लेकिन कर इसे भी सकते हैं। तो इसे हम लोग फैंस में कर लेते हैं। फिर देखिए जी हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में अच्छा मानते हैं, जैसे कूलर वगैरह में, है ना, कूलर में हम इसे अच्छा मानते हैं कि हम लोग कर सकते हैं इसे, ब्लोवर्स में हम इसे कर लेते हैं। अब देखिए इसका जो होता है वो डिसएडवांटेज है लो स्टार्टिंग टॉर्क। फिर लो स्टार्टिंग टॉर्क के साथ साथ में लो पावर फैक्टर, लो स्टार्टिंग टॉर्क लो पावर फैक्टर भी देखने को मिलता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे नंबर पर आता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट चलता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो इसमें हम कैपेसिटर की मदद से स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर मेन वाइंडिंग होती है RM और XM। यहाँ पर ये एक्सिलरी वाइंडिंग का प्रतिरोध RA है और ये इसमें हम देखिए एक स्विच, वही सेंट्रीफ्यूगल स्विच रखते हैं, लेकिन एक कैपेसिटर लगा देते हैं स्टार्ट करने के उद्देश्य से। इसमें जो धारा बहेगी वो IA है, इसमें जो धारा बहेगी वो IM है। कहानी देखिए सेम है जो पहले अभी पढ़ चुके हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। जब सप्लाई से जोड़ेंगे दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, अपना चलना शुरू हो जाएंगे। तो क्या है, यहां पर है वोल्टेज V, IM में सिर्फ इंडक्टेंस है, तो देखो ये नीचे बनेगा। इसमें अब धारा यानी कि IA को दिखाना है, कैपेसिटर है तो ये IA ऊपर की तरफ है। यानी कि ये सवाल पूछता है कि एक्सिलरी कैपेसिटर स्टार्ट में एक्सिलरी वाइंडिंग में धारा वोल्टेज से लीड करेगी या लैग करेगी। तो देख लीजिए लीड करेगा। इनका जब रिजल्टेंट की हम बात कर रहे हैं तो इसके रिजल्टेंट हमें मिलता है ये I यहाँ पर। तो इसमें लगभग IA और IM के बीच का जो कोण है, इसमें IA और IM के बीच का जो कोण आता है वो लगभग 90 डिग्री बन जाता है। बात कर रहा हूं इस एंगल की। तो देखिए ये दिमाग में रखना है, इसमें स्टार्ट करने के उद्देश्य से एक इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का कैपेसिटर लिया जाता है, जो लगभग 250 माइक्रोफैरड का होता है। तो ये पूछ लेगा आपको, इसकी रेटिंग लगभग 250 माइक्रोफैरड होती है। मेन वाइंडिंग धारा तथा एक्सिलरी वाइंडिंग धारा, मेन वाइंडिंग धारा और एक्सिलरी वाइंडिंग धारा में लगभग 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री का कोण होता है। जब मोटर 70% ये लगभग है गति स्पीड प्राप्त कर लेता है, तो स्विच को ओपन कर देते हैं। स्विच को ओपन कर देते हैं। देखिए जब भी हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो वो हमेशा इलेक्ट्रोलाइट टाइप का ही इस्तेमाल करेंगे, ये अपने दिमाग में सेट रखो। जब भी लंबे समय के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम पेपर टाइप इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया। तो इसमें देखेंगे, इसमें स्टार्टिंग टॉर्क 3 से 5 गुना तक बढ़ जाता है। इसमें भी चलने की दिशा बदलने के लिए मेन या स्टार्टिंग
वाइंडिंग के टर्मिनल को मेन या स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को बदल देते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं बदलते। दोनों को एक साथ नहीं बदलते। ये ध्यान से देखेंगे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए है स्लिप, तो मेन वाइंडिंग तो ये सिर्फ क्या है, मेन के लिए। यहाँ से जो टॉर्क आएगा वो अच्छा आएगा जब ये स्पीड को पिकअप कर लेगा, यानी कि मेन प्लस स्टार्टिंग कितनी स्पीड पर, लगभग 70% पर स्विच को क्या करें हम, ओपन कर दें। यह मोटर ज़्यादा जड़त्व वाले लोड के लिए अच्छा माना जाता है। जनरली किसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पंप के लिए, कंप्रेसर के लिए, रेफ्रिजरेटर में। अब एक बिंदु लिखाना चाहूंगा, जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में मैग्नेटिक प्रकार का स्विच लगा होता है। क्या रेफ्रिजरेटर में ये मैग्नेटिक प्रकार का स्विच लगा होता है, राइट जी। तो इसमें जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो अच्छा प्राप्त हो जाता है। अगर हम लोग देखते हैं, जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो, स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा प्राप्त होता है। चलिए नंबर 3 पर है टू वैल्यू कैपेसिटर। तो जो दो वैल्यू कैपेसिटर है, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं दो कैपेसिटर को। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं दो कैपेसिटर को। एक कैपेसिटर हमारा परमानेंटली रन करता रहेगा, एक कैपेसिटर हमारा परमानेंटली रन करता रहेगा। एक कैपेसिटर हम लोग लेते हैं स्टार्टिंग के उद्देश्य से। ये हमारा क्या है, देखिए, केज टाइप रोटर बना हुआ, केज टाइप रोटर बना हुआ। एक्सिलरी बोले तो RAJXA, RM टोटल धारा आई। तो आपको ध्यान ये देना है, मैंने कहा है जो सिर्फ स्टार्टिंग करने के उद्देश्य से है, तो ये कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद खुल जाएगा। जो परमानेंटली चलेगा, यही लिख रहा हूं, ये होता है ऑयल फील्ड, पूरा नाम देगा पेपर टाइप, ऑयल फील्ड पेपर टाइप, जो लंबे समय तक चलेगा। अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो इसकी विशेषताएं अगर हम लोग देखते हैं तो हमें देखने को मिल जाएगी। सेम देखिए, ये कहा, ये हमारा सिर्फ मेन बाइंडिंग,
यहाँ पर जब हम स्विच को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा डिप देखने को मिलेगा, लेकिन ये फिर भी डिप देखेगा, लेकिन सिर्फ मेन बाइंडिंग वाले पे नहीं आएगा, क्योंकि एक कैपेसिटर लगातार इसमें जुड़ा हुआ है, तो तब भी इसमें जो टॉर्क देखने को मिलेगा वो ज़्यादा ही मिलेगा। राइट जी। तो इसे हम लोग ऐसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं, देखिए जहाँ कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। एक तो इसमें शोर शराबा बहुत कम होता है, एक तो देखिए यहाँ स्मूथ ऑपरेशन देखने को मिल जाता है। फिर कहाँ देखिए ज़्यादा जड़त्व वाले लोड के लिए। तो इसका जो सबसे अच्छी चीज है कि स्मूथ ऑपरेशन इसमें मिलता है। फिर इसमें एक चीज और मिल जाती है कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क के साथ साथ हाई पावर फैक्टर, यानी उच्च पावर फैक्टर और हाई स्टार्टिंग टॉर्क। फिर हम ये भी लिखते हैं कि उच्च दक्षता, उच्च दक्षता, इसमें जो दक्षता मिलेगी वो भी आपको उच्च मिल जाएगी। तो जैसे पंपिंग इक्विपमेंट के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, इसे हम ले लेते हैं पंपिंग इक्विपमेंट के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, कंप्रेसर के लिए, इसे हम के लिए ले सकते हैं। चलिए नंबर 4 पर है परमानेंट कैपेसिटर टाइप। यहां हम देख रहे हैं कि परमानेंट कैपेसिटर टाइप, देखिए कैसे। यहां विद्यार्थियों जो मेन बाइंडिंग है वो एज इट इज हमने बनाया RM JXM, एक्सिलरी वाइंडिंग भी हम लोगों ने ऐसे ही रखा RA JXA। कैपेसिटर हम लोगों ने परमानेंट जोड़ दिया। तो देखिए परमानेंट हमेशा जोड़ने के लिए इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं करेंगे, तो क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे फिर? पेपर टाइप कैपेसिटर। तो ये क्या होगा? पेपर टाइप कैपेसिटर। ओके जी। तो यहां इसके लिए जो विशेषता देखने को मिलेगी ये होती है हमारी किसके लिए? मेन, अगर सिर्फ मेन बाइंडिंग होती, ये किसके लिए हो गई? अगर सिर्फ और सिर्फ मेन बाइंडिंग हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते तो इसके लिए मिलेगी कि टॉर्क अच्छा मिलेगा अपना, ये चलता हुआ अपना, ये कहां पर देखिए मेन प्लस स्टार्टिंग, ये क्या हो गया? देखिए टॉर्क हो गया। तो इस मोटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता, सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज नहीं होता। फिर देखें पावर फैक्टर सबसे अधिक, हम क्या कहेंगे? देखें पावर फैक्टर सबसे अधिक होता है। देखिए दक्षता अधिक होती है। अब इस्तेमाल आप चाहे पंखा की बात कर लें, चाहे आप मिक्सचर की बात कर लें, मतलब हर जगह जहां भी हम लोग देखेंगे
मिक्सचर तो मैं यूनिवर्सल में ही लिखाऊंगा आपको ना। तो मेनली हमारा देखिए पंखा हो जाएगा, टेबल फैंस हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में भी हम लोग लगा सकते हैं, भले ही लगाते नहीं है, देखिए लगा सकते हैं। ऑफिस मशीनरी को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये कैपेसिटर हमारा परमानेंट है, देखिए जो पेपर टाइप, वो आपने देखा होगा 2 से 2.5 माइक्रोफैरड इस तरह का होता है ना, 2, 2.5, 3 माइक्रोफैरड इस तरह का होता है। तो ये क्या हो जाता है हमारा परमानेंट कैपेसिटर टाइप। ये क्या बन जाता है परमानेंट कैपेसिटर टाइप। चलिए विद्यार्थियों, तो नंबर 5 पर है सैडिड पोल मोटर। देखिए स्टूडेंट, सैडिड पोल मोटर में हम स्टेटर की जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग प्रकार से, स्टेटर की जो कंस्ट्रक्शन है वो हम अलग प्रकार से देखिए बनाए। रोटर की कंस्ट्रक्शन हम सेम जिस तरह से होता है उसी प्रकार से लेंगे। तो यहां पर स्टेटर में एक जो कट होता है, एक कम एरिया साइड पर ये एक सैडिड पोल बना होता है या सैडिड रिंग। तो जब हमने देखिए सप्लाई हम यहां से देते हैं, हम बाइंडिंग को करते हुए अपना कंप्लीट लाएं, और रोटर जो बना होता है ये बना होता है आपका वही केस टाइप जो पुराना है ना, वही। आपको ये ध्यान देना है कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए 2 मैग्नेटिक या चलने के लिए 2 मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता थी। बताओ थी कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल थी। तो विद्यार्थियों, अब होता क्या है आपको ध्यान से देखना है कि जब सप्लाई को स्टेटर से जोड़ दिया जाता है तो स्टेटर में एक फ्लक्स हो जाता है। स्टेटर में एक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, ऐसा लिखेंगे, फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। जब सप्लाई को स्टेटर से जोड़ दिया जाता है तो स्टेटर में एक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। अब यह फ्लक्स सैडिड पोल के साथ कट करता है, सैडिड पोल के साथ कट करता है तथा सैडिड पोल में एक ईएमएफ उत्पन्न करता है। इसी ईएमएफ के कारण सैडिड पोल में धारा बहती है तथा धारा के कारण एक
चुंबकीय फ्लक्स सप्लाई दिया, एक फ्लक्स, इसे हमने कहा मेन फ्लक्स, यहां हो गया, यहां पर फिर एक शेडेड फ्लक्स हो गया, यहां पर एक शेडेड फ्लक्स हो गया। धारक के कारण एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। अब मशीन में टॉर्क उत्पन्न हो जाता है तथा अनशेडेड पोर्शन से शेडेड पोर्शन की ओर चलने लगता है। तो हमेशा इस मोटर के चलने की जो गति होगी या दिशा होगी वो अनशेडेड से शेडेड की तरफ होती है, इस प्रकार से। इसे कभी भी हम इसमें जो चलने की दिशा है उसे विपरीत नहीं कर सकते, तो इसमें लिखेंगे यह मोटर एक ही दिशा में, यह मोटर एक ही दिशा में चलने के लिए बनाया जाता है। इसमें चलने की गति, इसमें चलने की दिशा नहीं बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। देखिए जी, इसमें स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। दक्षता कम होती है, सस्ता होता है। 40 वोल्ट से, इसे हम छोटे मोटर के रूप में लेते हैं, यानी कि 40 वोल्ट से, 40 वोल्ट से ज़्यादा नहीं बनाते, अच्छा नहीं रहेगा। जब दक्षता कम है तो फिर जो लॉसेस है वो हाई है, लॉसेस इज हाई। ओके जी, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम है, सस्ता है। अब देखो ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, टॉयज इंडस्ट्री में, खेल खिलौने वाली जो इंडस्ट्री है यहाँ पर हम इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे रिकॉर्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर करने को हम इन सब में कर सकते हैं, लेकिन इसे हम ज़्यादातर टॉयज इंडस्ट्री में अच्छा मानते हैं, है ना। टॉयज इंडस्ट्री हो गया, फिर रिकॉर्डर हो गया, रिले जहाँ कम स्टार्टिंग टॉर्क की हम लोगों को ज़रूरत है स्मॉल फैंस में। तो काफ़ी अच्छा रहा है शेडेड पोल, लेकिन एफिशिएंसी, दक्षता, स्टार्टिंग टॉर्क, ये सभी चीज़ों ने इस बेचारे को बांध के रखा है, आज़ाद नहीं होने दिया इसे। चलिए तो नंबर 6 पर चलते हैं, यूनिवर्सल मोटर। अब देखिए, जब डीसी फ्रिज मोटर को एसी से जोड़ते हैं
तो यह चलने लगता है। तो यह चलने लगता है। इसे ही यूनिवर्सल मोटर कहा जाता है। यूनिवर्सल मोटर यानी एक डीसी सीरीज मोटर ही है, जब एसी पर चलाएंगे तो ये अपना चलने लग जाएगा। इसे ही हम यूनिवर्सल मोटर के नाम से जानते हैं। इसे 750 वॉट से ज़्यादा नहीं बनाते हैं। इसे 750 वॉट से ज़्यादा नहीं बनाएंगे। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा होता है तथा यह ट्रैक्शन में बहुत यूज होता है। ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर हम लोग देखें आरपीएम की बात करते हैं तो ये 20,000 आरपीएम तक चल सकता है। अब देखिए डीसी सीरीज मोटर डीसी पर अधिक दक्षता पर कार्य करता है तथा कम स्पार्किंग करता है। स्पार्किंग करता है, लेकिन एसी पर कम दक्षता के साथ साथ स्पार्किंग भी ज़्यादा होती है। स्पार्किंग भी ज़्यादा होती है। तो जो हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ये हमने सभी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यहाँ पर फिनिश कर लिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।